तो क्या है बीमारी का मायाजाल और कैसे आप और हम इस बीमारी में फंस के हमारी जिंदगी की कमाई खो रहे हैं, परिवार को बहुत तकलीफ दे रहे हैं और बहुत सारा समय भी दे रहे हैं और जिंदगी में हमेशा दुखी हो रहे हैं। इस जाल को अगर हम समझ जाएंगे तो हम इस जाल से बच सकते हैं और हमारे परिवार को हम बहुत सारी खुशियां दे सकते हैं। तो आज का विषय थोड़ा गंभीर है और इसमें दोनों का काम होगा। मैं भी कुछ बातें आपको बताऊंगा पर पूरी बातें मुझसे सुन के आपको कुछ खुद का भी रिसर्च करना होगा, खुद भी जानकारी आपको कुछ हासिल करनी होगी खुद से। स्वागत है दोस्तों आप सभी का गो फिटनेस 24 चैनल में। मेरा नाम मिथुन है और हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, हमें एक जाल में फंसाया जा रहा है और ये जाल का नाम है डायग्नोसिस। सही सुन रहे हो आप, डायग्नोसिस यानी चेकअप। हम जो डायग्नोसिस करते हैं यही वो सबसे बड़ा सांप है जो हमें काटता है और इसे बड़े प्लानिंग से दुनिया में लाया गया है और इसी के बारे में आज हम थोड़ा बात करते हैं। तो ये डायग्नोसिस कैसे हमें फंसाता है, तो इसको समझने के लिए आपको एक बात समझनी होगी कि दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर लोगों की तलाश आप करोगे तो आप उसे NYSE में तलाश कर सकते हो, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड कंपनी। तो दुनिया में 500 कंपनी इसमें दर्ज होती है और इसमें से सबसे ज्यादा टॉप कंपनीज अगर आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज ही है। और ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज इतने टॉप में है तो इन्होंने एक दुनिया में इस तरीके का फॉर्मूला लाया है जिसमें आप और हम फंसते जा रहे हैं। यानी हमें एक फुटबॉल मैच खिलाया जाता है। मान के चलिए मैं और आप एक फुटबॉल मैच खेल रहे हैं और हमें खेलने के लिए ये लोग मजबूर कर रहे हैं कि आपको खेलना पड़ेगा और अलग अलग उसके लिए चीजें करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, हमें खेलने के लिए लगाते हैं। जब हम वो फुटबॉल मैच खेलते हैं और होता क्या है, फुटबॉल मैच के अंदर एक बॉल है और आपको उस बॉल को गोल पोस्ट के अंदर डालना है। गोल पोस्ट वो लोग डिसाइड करते हैं कि इतना रहेगा, ओके, और आपको आपका बॉल उसके अंदर डालना है। अगर आप बॉल डाल देते हो तो आप गोल दे देते हो, आप मैच जीत जाते हो। और अगर आप बॉल नहीं डाल पाते तो आप हार जाते हो और बदले में हारने के बाद आपको उनकी दी गई एक चीज इस्तेमाल करना होगा। तो ये है मैच का रूल। और फिर हम और आप खेलने लगते हैं और बहुत बार हम गोल दे पाते हैं तो कुछ नहीं होता, और जब गोल नहीं दे पाते हैं तो बदले में वो लोग कुछ हमें इस्तेमाल करने देते हैं। और ये बात समझते हुए कि भाई गोल पोस्ट अगर छोटा कर दिया जाए तो ज्यादा गोल नहीं दे पाएंगे, तो हमारी चीजें ज्यादा इस्तेमाल आपको करनी होगी, तो वो लोग गोल पोस्ट छोटा करने लग गए। बिल्कुल सही समझ रहे हो आप, ये जो गोल पोस्ट है ये है डायग्नोसिस में किए हुए रीडिंग्स, यहां से यहां तक होना चाहिए। और ये जो फुटबॉल मैच है ये है चेकअप, डायग्नोसिस। और जो गेम खिलवा रहे हैं वो है फार्मास्यूटिकल कंपनीज और हम हैं उसके गेम खेलने वाले नॉर्मल पर्सन। हम जब ये गेम खेलते हैं तो ये डायग्नोसिस इस रीडिंग के बीच में होता है। अगर उसके बीच में आ गया तो आपको बदले में गोली नहीं मिलता है, दवाई नहीं मिलता है। और अगर आप गोल नहीं दे पाते हैं तो बदले में आपको दवाई मिलती है। और फिर हमें लगता है कि यही दवाई हमें ठीक करेगा, पर ठीक तो करता नहीं है, उसे आजीवन खाना होता है, यही वो बात होती है। और आजीवन आप एक ग्राहक बन जाते हैं। और यही रीडिंग कैसे छोटा कर रहे हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूं, ताकि ये सारी बातें सिर्फ आपको बातें ही ना लगे, इसमें सच्चाई भी आप समझ पाओ। तो सच्चाई कैसे पता चलेगा? जब हम कुछ रेफरेंसेस देखेंगे और इस बात की गहराई तक जाएंगे और कुछ और बातें सीखेंगे, समझेंगे। तो चलिए कुछ बातें देखते हैं। तो ये डायग्नोसिस कैसे हमें जो है डायग्नोसिस की वजह से ये सब हो रहा है, तो हम थोड़ा सा इसमें चेक करते हैं। तो ये देखिए, ये है सबसे पहले TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रेंज। अगर आप पहले का देखोगे 2003 से पहले ये 0.1 से लेके 6.0 तक था और नाउ ये 0.3 से 3.0 तक है। इसको समझने के लिए आप ये वाला स्लाइड देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि देखिए ये फुटबॉल मैच का वो गोल पोस्ट पहले इतना बड़ा था 2003 में। नॉर्मल रेंज था 0.1 से 6 तक था, ठीक है। और अब आप देख रहे हो नाउ ये 0.3 से 3 तक हो चुका है, यानी इतना बड़ा गोल पोस्ट छोटा हो गया। तो इतने में बहुत सारे लोग गोल दे पा रहे थे, पर अब छोटा होने की वजह से नहीं दे पा रहे होंगे, तो बदले में उनको थायरोनॉम और इस तरह की बहुत सारी गोलियां जो थायराइड के लिए होता है वो दिया जा रहा होगा, राइट। और फिर आप ये देखिए ऑस्टियोपोरोसिस के टी स्कोर पहले लेस देन -2.5 था, अब ये लेस देन -2.0 हो चुका है।
यानी बिल्कुल आप देख रहे हो 1978 में बड़ा गोल पोस्ट था और अब वो छोटा होके 2003 में छोटा हो चुका है और भी छोटा अब हो चुका है, क्योंकि अब तो बहुत ही ज्यादा कम रीडिंग में ही माना जाता है कि ऑस्टियोपोरोसिस है। कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो ये भी सेम बातें आपको समझ में आएगी। 1978 से पहले 300 और एक ही बात होती थी टोटल कोलेस्ट्रॉल की, और उसके बाद 1998 में नॉर्मल रेंज 240 तक माना जाता है, और फिर 1998 में वो और छोटा होके हो गया और 200 तक। और अभी तो ऐसे माना जा रहा है, कुछ साल और रुक जाइए, कि आपकी उम्र अगर 35 हो जाए, 40 हो जाए, तो आपको नापने की भी जरूरत नहीं है, आप तो डायरेक्टली दवाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपकी उम्र हो चुकी है। तो ये भी बात आ सकती है कुछ दिनों के बाद। सो आप और भी बीमारियों को अगर एनालाइज करेंगे, जैसे एड्स, जब ये 1980 में आया था, तो इसमें 12 बीमारियों के लिए ये टेस्ट किया जाता था। अगर उन 12 बीमारियों का टेस्ट पॉजिटिव आया तो आप वो बीमारी से ग्रस्त है, और अगर निगेटिव आया तो आपको एड्स है, ऐसा माना जाता है। सो 1987 में ये 12 बीमारियों में और कुछ बीमारी ऐड हो गई, ताकि ज्यादा से ज्यादा चेकअप हो सके। सो 25 डिसीजेज ऐड हो गए। देन 1992 में 29 डिसीजेज ऐड हो गए। 1993 में देन टी सेल्स काउंट होने वाला फॉर्मूला आया, और 2008 में फाइनली 31 डिसीजेस काउंट हो गए, यानी 31 ऐसी बीमारी है जिसके लिए ये टेस्ट किया जाता है। इवन उसमें प्रेगनेंसी भी आता है, आप में से कई लोगों को पता है। और जब वो टेस्ट पॉजिटिव आया तो आप तो उस बीमारी में हो, अगर वो निगेटिव आया तो फिर आप ये एड्स में हो। इस तरीके से वो होता है। सो देन बीपी में आप देखते हो 1997 में बीपी की रीडिंग सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 160 बाय 100 हुआ करता था। 1997 में वो घट के 140 बाय 90 आ गया, और फिर नाउ अब आप देखते हैं हर जगह 120/80 है। और कुछ दिनों बाद आप देखेंगे 115/75 तक भी आ सकता है। तो ये कम होते जा रहा है। कोलेस्ट्रॉल की बात भी मैंने ऑलरेडी आपको बताया। थोड़ा डायबिटीज के बारे में डिटेल बात करेंगे तो देखिए 1979 में 200 में मिली डेसीलीटर होता था, 1997 में 140 हो गया, 1999 में 120 हो गया, 2003 में 100 हो गया, और 2010 में एडीए के द्वारा HB1AC और फास्टिंग शुगर का भी कॉन्सेप्ट आ गया। तो ये सारे रीडिंग्स आप देख रहे हो एक मैच की तरह है। पहले गोल पोस्ट बड़ा हुआ करता था और धीरे धीरे ये छोटा होते जा रहा है, और जैसे जैसे छोटा होता है तो होता क्या है वो भी आपको मैं बताना चाहूंगा। सो जैसे जैसे ये छोटा होता है तो देखिए ये होता है, आप यहाँ देख रहे हैं चाइना के कितने परसेंट लोग डायबिटिक हो जाते हैं, तो उसके बारे में ये डायबिटीज सर्वे ऑन चाइना पॉपुलेशन है। एनडीडीजी ने 1979 में 200 मिली डेसीलीटर जब ये रीडिंग बताया, तो आप देख रहे हैं 3.5% चाइना के पॉपुलेशन डायबिटिक थे उस समय। जब एडीए ने 1997 में 126 का रीडिंग बताया तो ये 3.5 से 8% पॉपुलेशन डायबिटिक हो गए। और एडीए जब 2003 में 100 वाला रीडिंग बताया तो ये 27% हो गया। और जब एडीए ने 2010 में वो 140 जो आज भी फॉलो किया जा रहा है इंडिया के अंदर 140 फास्टिंग में पीपी में, और फास्टिंग में 100 जब बताया, और HB1AC जो 5.6 माना जा रहा है ये जब आ गया दुनिया में, तो अब चाइना की पॉपुलेशन में अकॉर्डिंग टू जामा 50.1% लोग डायबिटिक है। सो ये जो रीडिंग है इसे कम करने से क्या होता है, बहुत सारे पॉपुलेशन में बहुत सारे लोगों का वो मैच हारने की वजह से आराम से गोलियां शुरू हो सकता है, और यही हो रहा है। और कई लोगों को ये सारी बात पता ही नहीं है, जो अभी स्क्रीन पे आप देख रहे हो कि कई सारे लोग जो है वो सुबह रीडिंग लेते हैं फास्टिंग शुगर 100 आना चाहिए, पर रियलिटी ये है रात को खाने के बाद आप कुछ रात भर और नहीं भी खाते हो तब भी कई बार सुबह आपका रीडिंग ज्यादा आ सकता है, क्योंकि हमारे बॉडी में लीवर कुछ शुगर स्टोर रखता है, और कई बार हम हद से ज्यादा शुगर बॉडी में कम ना हो जाए इस डर से लीवर खुद ये डिसीजन ले सकता है और कुछ शुगर बॉडी में रिलीज कर सकता है ताकि हम कोमा में ना जाए। तो हाइपोग्लाइसीमिया इज मोर डेंजरस, यानी शुगर कम होना ज्यादा डेंजरस है शुगर बढ़ने से, इसीलिए बॉडी इसकी तैयारी रखती है। और 55% ऑफ पॉपुलेशन हम में से ऐसे है जिन लोगों के शुगर सुबह सुबह रिलीज हो जाता है, जिस वजह से सुबह 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 की रीडिंग ज्यादा हो सकता है।
जिसे डॉन फिनोमेना बोला जाता है अकॉर्डिंग टू 2005 एंडोक्राइन प्रैक्टिसेस। सो ये बहुत सारी चीजें हैं जिस वजह से सुबह ज्यादा आ सकता है। हम एडीओ को फॉलो करते हैं आज इंडिया में, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन को, और एडीए का बनाया हुआ छपा हुआ एक बुक मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये फास्ट फूड खाने के लिए बताते हैं कि अगर आपको डायबिटीज है तो आपको कौन से दुकान से, डोमिनोज से क्या खाना चाहिए, केएफसी से क्या खाना चाहिए, मैकडोनल्ड से क्या खाना चाहिए। तो बोलने का मतलब है इनका मंसूबा हमें ठीक करने का है ही नहीं, उन्हीं की रीडिंग्स हम मान रहे हैं। जबकि बहुत सारे रिसर्च दुनिया में और भी हुई है। आप अगर यहाँ देख सकते हो बहुत सारे पॉपुलेशन है, मैक्सिकन पॉपुलेशन, कैरेबेथी पॉपुलेशन, ये सारे 1985 में, 1993 में, 1994 में, 1999 में, ये सारे पॉपुलेशन के ऊपर बहुत सारे रिसर्च के बाद ज्यादातर पॉपुलेशन में ये पाया गया कि ये 230 इनका नॉर्मल ग्लूकोज होना चाहिए, देन 298 नॉर्मल इनका है, 252 नॉर्मल है। तो ये सारे रीडिंग से ये समझ में आता है कि जो हमारा पीपी है, यानी खाने के बाद 2 घंटे बाद का रीडिंग है, अगर वो 250 या 250 से नीचे है तो डायबिटीज के लिए ये एक नॉर्मल रीडिंग है। और यही नहीं, बहुत सारे और ट्रायल जैसे अकॉर्ड ट्रायल, एडवांस ट्रायल, बीकेडीएस, यूकेपीडीएस ट्रायल, बीएडीटी ट्रायल, ये सारे ट्रायल ये बताता है कि डायबिटीज के लिए अगर हम दवाई खाते हैं तो शुगर, ब्लड शुगर तो कम हो सकता है पर कॉम्प्लिकेशन शरीर में बढ़ेगा। और इवन अभी एसीपी गाइडलाइन जो लेटेस्ट है 2018 में 6 मार्च को आया, इन्होंने भी यही बात इस गाइडलाइन में अगर आप देखेंगे तो इस गाइडलाइन को पढ़ने के बाद ये बात आपको समझ में आएगी कि HB1AC जो है वो 8 या 8 से नीचे अगर है तो हमें मेडिकेशन की जरूरत नहीं है, और 8 से ऊपर भी है तो मेडिकेशन एक्चुअल सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि उससे मोर्टेलिटी रेट बढ़ती है। सो ये सारी चीज है। और इवन ये सारी बातें आप अगर पहले से चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा एंटी डायबिटिक मेडिकेशन जैसे कि मेटफॉर्मिन जैसी चीजें जो 1960 से पहले दुनिया में आई, मार्केट में आई, तब तक तो दुनिया में आरसीटी भी नहीं था, यानी किसी भी ड्रग के लिए रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल नहीं होता था। जब ये होने लगा, यानी ये 1962 से शुरू हुआ, तो होने के बाद एफडीए ने जब ये डिमांड किया आरसीटी का, तो बहुत सारे डायबिटीज के ड्रग का ये पता चला कि इसको लेने से मोर्टेलिटी रेट बढ़ती है। और मोर्टेलिटी ये 1972 का यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रुप डायबिटीज प्रोग्राम का ये स्टडी है कि ऑल डायबिटीज ड्रग इंक्रीज द मोर्टेलिटी रेट। सो मोर्टेलिटी रेट ये बढ़ाता है। और इस वजह से एफडीए ने डिसाइड किया कि जैसे कि आप देखते हैं सिगरेट पीने से जो है वो कैंसर हो सकता है, इसीलिए सिगरेट के पैकेट के ऊपर लिखा रहता है कि इसको नहीं पीना चाहिए और ये जो है पीने से कैंसर आपको हो सकता है। एग्जैक्टली दवाइयों के ऊपर भी ये लेवल जो है आना चाहिए कि इसको खाने से आपका जो है इस तरीके से प्रॉब्लम हो सकता है। सो एफडीए ने डिसाइड किया कि वार्निंग लेवल लगेगा डायबिटीज मेडिकेशन के ऊपर। 1975 की ये बात है, और इसको आप जान सकते हो द बायोग्राफी में। सो पर 1975 में ही क्या हुआ, 40 डायबिटोलॉजिस्ट को हायर किया गया और लॉयर ने इसको वार्निंग को हटाने के लिए जो है पिटीशन किया, और वो वार्निंग आज तक नहीं लग पाया। तो आपने देखा 2018 में भी एसीपी गाइडलाइन जब आया, और दुनिया में ऑलरेडी बड़े बड़े ट्रायल्स, अकॉर्ड, एडवांस, यूकेपीडीएस, ऐसे ट्रायल्स जिससे ये पता चलता है कि ये मेडिकेशन से हमारे रीडिंग्स कम हो सकते हैं पर प्रॉब्लम्स शरीर में बढ़ जाएंगे या फिर मृत्यु होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तब ये सारी चीज होने के बावजूद 2018 में भी यही हुआ, जब ये इंडिया में आईएमए ने इसको प्रोटेस्ट किया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने, और कई सारे अखबारों में भी आपने देखा होगा कि ये बातें हुई कि हम ये बात नहीं मानेंगे। सो देखिए ये एक तरह का मायाजाल है, यानी दवाइयों के चंगुल में हम फंस जाएंगे अगर हम इस मायाजाल को नहीं समझे तो। क्योंकि घड़ी घड़ी हमें मैं जस्ट अभी परसों ही सुन रहा था रेडियो में कि एक ऐड आ रहा था कि अब एंजियोग्राफी जो है वो सस्ता हो चुका है, 12,000 के जगह 5,000 में करने को मिलेगा। तो आप सोचिए ऐसे ऐड से हमें क्या समझ में आता है, क्या एक हेल्दी इंसान को जाके एंजियोग्राफी करा लेना चाहिए, और क्या वो सेफ है? इवन एंजियोग्राफी कराने वाले 0.8% लोगों का मौत होने का भी चांस होता है।
सो हमें एडवर्टाइज करके अलग अलग तरह के चेकअप्स करने के लिए बोला जाता है। हेल्थ मैगजीन को उठाया, हेल्थ के बारे में उसमें कुछ नहीं होता, पर कई तरह के चेकअप्स के बारे में उसमें बातें होती है। तो ये डायग्नोसिस और चेकअप ही ये सबसे बड़ा जाल है, और ये एक जाल की तरह आपने फुटबॉल मैच की तरह देख ही लिया कि ये धीरे धीरे कम करके कैसे हमें फंसाने का तरीका है। और जैसे ही हम मैच हारते हैं तो बदले में हमें गोलियां खिलाई जाती हैं, और ये गोली आजीवन खाओ करके हमें बोला जाता है। तो दोस्तों, इस जाल में नहीं फंसने के लिए क्या करना होगा? किसी भी तरह की बीमारी ना आए उससे पहले ही हमारे सेहत की तरफ हमें थोड़ा ध्यान देना होगा। सो तभी हम इस जाल में फंसने से बच सकते हैं। सो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप किसी तरह के इस तरह के जाल में ना फंसे और बीमारी के इस माया जाल को समझें, और इसी तरह के वीडियो और भी आप तक पहुंचे, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिले। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन।